Namaskar. Ladies and gentlemen, on behalf of Ministry of Development of Northeastern Region, donor, Government of India, I'd like to extend a warm welcome to you all to the first technical session of the day of Ashtalakshmi Mahotsav 2024. Ladies and gentlemen, we would now proceed to the first session topic is Towards Prosperity, Catalyzing Northeast's Progress for a Viksit Bharat. The convener of the session is Shri Sanjay Pugalia, Senior Indian Political and Business Journalist. I would now hand over the session to you, sir, to commence the proceedings, please. एक सवाल मैं सिंधिया साहब से और लेना चाहूँगा और वो ये है, चूँकि आपने बैंकिंग समिट का और इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया, तो सरकार केंद्र की और राज्यों की सरकारें तो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना रही हैं। प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी एक विषय रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो चिंता का विषय रही है, लेकिन उनको नज करना एक बड़ा ज़रूरी सा काम रहा है। उनको लगता है कि आप सब कुछ परफेक्ट बना देंगे तब हम आकर के पैसा लगाएंगे। तो अभी सारा काम हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कर लेंगे, ये जो एजेंडा है, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नज और पुश करने की ज़रूरत है? देखिए संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इन पैरेलल चलना चाहिए और वो चलेगा भी। उदाहरण के तौर पे बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स की हम लोग अगर बात करें तो 27,000 करोड़ का पहला सेमीकंडक्टर फैब लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में, असम में। 27,000 करोड़ का, और उससे पूरे असम का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में वातावरण पूर्ण बदल जाएगा। जो व्याख्यान ताइवान की जाती है, कोरिया की जाती है, आने वाले दिनों में वो असम और नॉर्थ ईस्ट की जाएगी। और उसी के साथ अनेक क्षेत्रों में हम लोग सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे कृषि हो। हमारे बड़े बड़े कंपनीज कृषि के क्षेत्र में, पाम ऑयल की बात हो, निवेश ऑलरेडी वहाँ कर रहे हैं। एफएमसीजी के सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। हाइड्रो पावर, आप अनुमान नहीं लगा सकते, 56,000 मेगावाट की क्षमता है हमारी नॉर्थ ईस्ट की। आज केवल हमारा टोटल प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में पावर का करीब 2,500 से 3,000 मेगावाट का है। इसलिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ही 4,500 करोड़ की इक्विटी पार्टिसिपेशन की कैबिनेट नोट जारी किया है, 15,000 मेगावाट डेवलप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। क्षमता हमारी अपार है और उस पर हमको कार्य करना है, और इसलिए ये इन्वेस्टर्स मीट भी हम लोग ने आयोजित किया। जैसे मैंने आपको कहा, रुचि बहुत है। अगर 18,000 करोड़ के एमओयू 2 ही शहरों से हम लोगों को मिल रहे हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि कितना हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। और हमारे तीनों मुख्यमंत्री आज यहाँ हैं। अगर 8 मुख्यमंत्री उस इन्वेस्टर समिट में रहेंगे और अपनी बात रखेंगे, तो कितना आकर्षण होगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, इसका अनुमान भी हम लोग नहीं लगा सकते। सर, आपके परमिशन से मैं भी 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। सर, पहली बात इसमें यह भी है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से भी बहुत अभी पुश हुआ है। रिसेंटली जो उन्नति स्कीम आई है, जहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट्स के लिए सब्सिडी, भारत सरकार ने बहुत अच्छा सब्सिडी उसमें रखा है, और उसी तरह स्टेट्स ने भी सब्सिडी अपनी तरफ से भी डाला है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टेट में ही, मेघालय में, हम लोग बिल्कुल मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। तो अगर भारत सरकार एक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे रही है, तो मेघालय ने भी वो सेम एक्स करके उसको 2x कर दिया है। तो ऐसे एक्चुअली पॉलिसीज़ हर स्टेट में बन रहे हैं और बनने चाहिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो सिनेरियो है, ये जैसे कहा, जस्ट 4 दिन पहले ही हम लोगों ने भी हमारा तीसरा, आपको ये शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 6 साल पहले शिलोंग में, मेघालय में एक भी 5 स्टार होटल नहीं था। अभी हम लोगों ने 6 साल में 2 5 स्टार होटल हमारे खुल गए हैं। और परसों ही हम लोगों ने एक लेमन ट्री ओरेका करके एक ब्रांड है, ओरेका का, हम लोगों ने उसमें फाउंडेशन स्टोन डाला है। वहाँ पे 150 करोड़ का वहाँ पे एक और 3rd हमारा 5 स्टार होटल खुलने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। तो इसी तरह हर स्टेट में आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगेन जब ये इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी वो अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। अभी ये सही समय है। अगर देर करेंगे तो फिर बाकी दूसरे लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटी और उसका बेनिफिट ले जाएंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी इन्वेस्ट करने का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर, ओवरऑल सोशल एनवायरनमेंट को देखकर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखकर यही सही समय है। और इसलिए इन्वेस्टर्स को
करना चाहिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं हमारे मंत्री साहब को कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखा और ये इन्वेस्टर्स समिट अभी हर जगह में करा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे समिट्स के थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग चाहते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का एक ज़बरदस्त बड़ा ब्लूप्रिंट है। जैसा आपने कहा था सिंधिया जी, हम लोग कुछ ऑडियंस के सवाल लेंगे या समय के हिसाब से बता दें? कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस में जाने के पहले एक सवाल मैं कॉनराड जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिक्र किया एनवायरनमेंट का। तो क्लाइमेट इमरजेंसी के इस दौर में नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बेटर सिचुएशन में है, लेकिन ये जब प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की तलाश में हम दौड़ते हैं तो इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरे में, और यही हमारी एसेट है, वैल्यू है, और इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इस पर, और यूथ आजकल इसको लेकर के बड़ा चिंतित है, हम लोगों से ज़्यादा वो चिंतित है। इस पर आप अगर थोड़ा सा और कुछ कहना चाहें तो बड़ा उपयोगी रहेगा। In fact, I totally agree. And in fact, Government of India as well as all the state governments are stressing on the balance between ecology and economy. It's not always the simplest thing to do. I'm not saying that there will be a perfect solution कि पूरा बैलेंस हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन आजकल जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जैसे कि हमने कहा टूरिज्म सेक्टर में, तो टूरिज्म सेक्टर हाँ अगर ज़्यादा कमर्शियल हो जाए तो फिर वो उसका स्ट्रेस जो है वो पड़ता है वहाँ पे स्टेट पर और एनवायरनमेंट पर। लेकिन हर स्टेट को उसको बैलेंस करके उसको देखना होगा। तो जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा हाई एंड टूरिज्म की तरफ चले, थोड़ा सा हम लोग टूरिस्ट जो हैं जो ज़्यादा स्पेंड कर पाए उनको लेके आए ताकि हमारे लोगों का फ़ायदा हो। फूड प्रोसेसिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, and that is where again I would like to mention out here that there's a huge opportunity for logistics network. You see, somebody needs to come from the private sector and set up a large network of food chain in terms of cold storage, in terms of different storages, the small aircrafts taking the products from one small runway to the major airports, putting up large systems and all this storage and cold storage in the airports. तो ऐसे सेक्टर्स में अगर हम फोकस करें, और स्ट्रेंथ हमारे नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं चीज़ों का है। IT, for example, is going to be big. I'm very confident. Today we have an IT park in Shillong, and we are under tremendous pressure to open up a second one, which we have just done. And in matter of 3 years, we'll be having about, we already have 3,000 seaters. We'll be having about 8,000 seaters of space, plug and play model, so that investors don't have to come in and invest. They just come in and plug and start working. तो ऐसे सेक्टर्स में अगर हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से, और इसी सेक्टर्स का एक्चुअली स्ट्रेंथ भी हमारा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा हाँ यहाँ वहाँ एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग को, जैसे सिंधिया साहब ने भी कहा, हाइड्रो पावर, सो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। सो हाइड्रो पावर को, उसके भी थोड़े प्लस माइनस हैं, लेकिन नेट पॉजिटिव है, उसका भी नेट पॉजिटिव है लॉन्ग रन में। तो ऐसे सेक्टर्स में अगर हम फोकस करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। ऑल्सो इसमें संजय मैं आपको कहूँगा कि एक पॉइंट कि मनुष्य की जो, और ये मैं राजनीति से हट के कह रहा हूँ, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ह्यूमन, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, देयर इज़ इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड. So we have to protect Mother Earth also. Humans by our very nature also tend to only fend for ourselves and forget that Mother Earth has given us birth. So in this development paradigm, जो प्रश्न आपने किया, it is very important that if you define, okay, this is the area where I will allow development, whether 5-star, 3-star, 4-star, you must also define that this is the area where I will not allow any commercial development. And therefore keep that area like a Shangri-La. Keep that area green, where every human being can go and experience. आज ज़माना बदल गया है.
विश्व में कई ऐसे टूरिज्म लोकेशंस हैं जो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे पास आइए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये डब्बा, अब मैं दूरसंचार का मंत्री हूं, पर लेकिन ये डब्बा जब से जन्म हुआ है, एक तरीके से पर्यावरण, मानव शांति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वो बैलेंस, जैसे अभी कॉनरेड जी ने कहा, वो हमें बनाना होगा। और वो हमारा यूएसपी, हमारा मतलब भारत का या उत्तर पूर्वी राज्य का यूएसपी भी बनेगा कि कम एंड एक्सपीरियंस नेचर। एंड नेचर जो इनके पास है, मैं आपको बताऊं कि विश्व के किसी कोने के पास नहीं है जो इन लोगों के पास है। सिंधिया जी बताया नेचर के बारे में। एक डॉक्टर साहब थे हमारे यहाँ, अभी दिल्ली में रहते हैं, एमपी भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले अगरतला आए थे, कह रहे हैं आप लोग हमसे 10 साल ज़्यादा जियोगे, क्योंकि दिल्ली का जो हालत है तो खाली पेड़ ही दिखोगे आप। त्रिपुरा में आपको जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले, हमेशा ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, 5 मिनट में 6 लाख पेड़ हम लोग लगाए विदिन 5 मिनट्स, सभी पूरा त्रिपुरा में। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, त्रिपुरा में कुछ दिन पहले मैंने इनोग्रेट किया हुआ एक डाल लेक है। हम लोग जानते हैं डाल लेक कश्मीर में। आप डुम्बुर में एक लेक है, वहाँ आप जाओगे, मैं सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप आओगे, आप कहोगे आप कहाँ, ये त्रिपुरा में ऐसा हो सकता है क्या? तो वहाँ मैंने इनोग्रेट किया। वहाँ पर 21 लॉग हट हमने वहाँ पर इनोग्रेट किया, और होम स्टे के लिए भी वहाँ पर स्टार्ट किया। और माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर को तो आप जानते ही हो, और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प किया, तो इसको भी बहुत खूबसूरत से हम लोग इसको बना रहे। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ आइए। और वहाँ रिलीजियस एक टूरिज़्म है। उसके बाद त्रिपुरा में आप देखिए, जैसे राजस्थान में चारों तरफ पानी, बीच में राजबाड़िया, तो त्रिपुरा में एक रुद्र सागर करके है, देखने का लायक है वहाँ। तो इस तरह आप ऊनो कुटी, मतलब एक कम है एक कुटी से, तो ऊनो कुटी में आप जाओगे तो वर्ल्ड हेरिटेज करके उसका भी लिस्टेड हुआ है। तो इस तरह बहुत सारा जगह है। उज्जैन तो पहले से वो देखने के लायक है। राजा महाराजा का माणिक्य डायनेस्टी के बारे में पूरा इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। अभी होटल ताज के साथ हम लोग का एक ये हो रहा है, ऑलरेडी वहाँ पर भी एक 5 स्टार होटल है। लेकिन अभी इन्वेस्टर इस तरह आ रहे हैं हमारे यहाँ, और हम लोग काफ़ी इन्वेस्टर्स पॉलिसी बनाए हैं, आगर पॉलिसी बनाए, बहुत सारा पॉलिसी हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी सब बताए, हम लोग इस तरह काफ़ी पॉलिसी हम लोग बनाए। यहाँ जो भी है हम बताएंगे, लोग आइए, और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट जिस तरह आगे बढ़ रहा है, सब एकजुट, और बहुत अच्छा लगा सिंधिया जी जो कहा है, हम एक पार्टनर होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह अगर हम एक साथ, ये 8 राज्य अगर हम एक साथ काम करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तो इंडिया भी डेवलप नहीं होगा, ये सही मायने में आने वाले दिन वो दिखाएगा। सबको नमस्कार। बिल्कुल, जो बहुत बड़ा पैराडाइम चेंज है, पहले का लैंग्वेज था जिसको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो था कि पैट्रोनाइजिंग टोन में बात करना। और अब की जो सरकार है 10 साल से, जैसा इन्होंने अभी लफ्ज़ पॉइंट आउट किया कि हम पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो दिल्ली है वो पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बात कर रही है। दरअसल दिल्ली ने किनारा करके रखा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा ही मेन स्ट्रीम रहा है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। सिंधिया जी, आप ये सारी चर्चा आपने सुना, हिंदी अंग्रेज़ी में हो गई, लेकिन अब तमांग साहब भी यहाँ हैं चुकी, तो उनके ज़रिए सिक्किम के लोगों को कुछ और कहना हो और वो आपको नेपाली में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं तिम्रो सबैको दाई छु अनि मेरो मनको भावना तिम्रो सबैको तरफ मेरो मनको भावना छ अनि म तिम्रो परिवारकै मान्छे छ, त्यही भावना लिएर मैं कार्य गरिरहेको छु। अनि मुख्यमंत्री जी को साथ आम्ही 2टा
बसेरा सिक्किमको प्रगति अनि विकासलाई हामी सुनिश्चित गर्छ यो मेरो कल्पना छ अनि मेरो विश्वास अनि संकल्प पनि छ। अब हम लोग ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहेंगे। पहले ही मीटिंग में आपने आगर का बात किया, ये आगर आपको पता है कि पूरा दुनिया का जो ऊद परफ्यूम बन रहा है वो असम का आगर से ही बन रहा है, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर से। हम लोग का ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है। इतना साल हम लोग इसको दूसरा तरीका से पूरा दुनिया का मार्केट को लेके रखा था। अभी हमारा मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार आया है उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है और हमारा असम का सीएम हमारा हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत इनिशिएटिव लेके इसको लीगल वगैरह प्रोसेस किया है। अभी त्रिपुरा में भी हो रहा है। तो असम का जो गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर का जो आगर है वो बहुत ये है, हम 50,000 करोड़ का इसका बिजनेस कर सकते हैं। अभी इलीगली या अनऑर्गेनाइज में 40,000 करोड़ का ये ट्रेड हो रहा है। ये पूरा दुनिया का जो मार्केट में आगर है ये असम का ही आगर है और ये चीज़ हमको अभी ऑफिशियली करना है। और इसका जितना बाधा है, जो हमारा साइटिस का प्रॉब्लम्स है, फॉरेस्ट का प्रॉब्लम्स है, जितना इलीगल प्रॉब्लम्स है, इसको हमको निकालना है। और हम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट परफ्यूम हम ही बना रहे हैं। हम गोलाघाट में असम से फर्स्ट असम ऊद बेस्ड परफ्यूम हमने बनाया, जो पहला परफ्यूम है मेक इन असम है। हम लोग वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हमको कहीं पे जाना नहीं चाहिए। असम नॉर्थ ईस्ट में हम 50,000 करोड़ का इसका बिजनेस हम कर सकते हैं और कर रहा है। तो इसका आपसे हमारा उम्मीद है कि आप इसको सपोर्ट करें, इसको टोटली फ्री कर दे और हम लोग को इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को ये मौका दीजिए। हम लोग इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसका बिजनेस करें, इसका अपॉर्चुनिटी ले और इससे हम पूरा दुनिया को असम और नॉर्थ ईस्ट का अगर से हम मार्केट का कब्जा करें। थैंक यू। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और डोनर मंत्री के बनने के पहले मुझे ये सूचना नहीं थी। अगर 1 यूनिट आगर ऊद का आप लो, वो आज सोना या चांदी से भी 10 गुना ज़्यादा कीमती है। ये क्षमता है भारत की। साइटिस के अंदर हम लोगों का कोटा था, उस कोटे को भी हम लोग ने बढ़ाया है। आज जो कोटा भारत के लिए लागू है उसके अंतर्गत हज़ारों करोड़ का हम लोग ट्रेड व्यापार हम लोग कर सकते हैं। पर इस क्षेत्र को केवल ऑर्गेनाइज और लाइसेंस और कोटा बढ़ाने की बात नहीं है। बात ये है, मैं आपको कहूँ, और वो आगरवुड से लगा हुआ है, वो हॉर्टिकल्चर के साथ लगा हुआ है, वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के साथ लगा हुआ है। आज क्या होता है कि जो हमारे लोगों की क्षमता है, चाहे वो बुनकर हो, चाहे हॉर्टिकल्चरिस्ट हो, उनको आप पूरा वैल्यू चेन बनाओ। या तो आप पाइनएप्पल की बात करो, या मोगा या एरी सिल्क की बात करो, या आगर की बात करो। उन लोगों को जो मेहनत मशक्क़त करते हैं और पीढ़ियों से, ये पूर्वजों से विरासत में उनको मिली है, उनको उस पूरे वैल्यू चेन का केवल 5 या 10% मिलता है। बाकी 90% वैल्यू चेन बाकी इंडस्ट्री ले जाती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही मैंने हमारे प्रदेश शासनों से भी निवेदन किया है कि साथ में मिलकर काम करना चाहिए कि उस वैल्यू चेन का सबसे बड़ा भाग हमारे स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, ताकि उनकी आमदनी हम लोग बढ़ा पाएँ। तो पूरा वैल्यू चेन हमको लाना पड़ेगा वहाँ, और हमारे ग्रोअर्स को, हैंडीक्राफ्टर्स को, आगरवुड के प्रोड्यूसर्स को उस वैल्यू चेन का भाग बनाना पड़ेगा। और इसके विषय पर मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सुझाव हैं, जिस पर हम लोग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर कार्य करें। सुनिश्चित रूप से आप चिंता न करें, हम लोग पूर्ण आगर टास्क फोर्स बनाया मैंने, मंत्रालय के अंदर एक आगर टास्क फोर्स बनाया मैंने, एक हैंडलूम टास्क फोर्स बनाया मैंने, और उनके सारे जितने रिकमेंडेशंस हैं एक एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम शेयर करने वाले हैं, और साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। 3-4 दिन पहले त्रिपुरा में आगरवुड का एक वहाँ पर कन्वेंशन हुआ है, और सबके जान के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आगर जो त्रिपुरा का जो कैपिटल है आगरतला, ये आगर से ही हुआ है। तो अभी आसाम का आप बात कर रहे हो, त्रिपुरा में भी है, तो अगरबत्ती वहाँ बन रहा है। MSME में काफ़ी इंडस्ट्री अभी वहाँ शुरू हुआ। रबर का तो है ही, रबर इंडस्ट्री काफ़ी वहाँ से जो थ्रेड निकाल रहा है, काफ़ी वहाँ पर अभी हो रहा है। तो
अभी जो आप ठीक ही कहा, जो चीज़ वहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट के बाहर जितना वहाँ पर अगर पेड़ है वो फॉरेस्ट के बाहर है, इसीलिए फेलिंग ऑफ ट्री में कोई समस्या नहीं है, बहुत सुविधा है वहाँ। और अभी अभी कोटा भी बढ़ाया है, तो ये बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है त्रिपुरा से। और मैं समझता हूँ हम लोग अभी टारगेट लिया है 2000 करोड़ का, मतलब ये चाह रहा हूँ इसका बिजनेस करें। तो जिस तरह इन्वेस्टर्स वहाँ गया है, ये लेके 4 बार हुआ, दिस इज़ द 4th टाइम। आप भी गए होंगे शायद, ये आपका कोई, अच्छा तो आप तो पार्टनर ही हो, तो काफ़ी मूव भी हुआ है। और मैं समझता हूँ इसको लेके वो जेम जो हमारे सिंधिया जी ने कहा है, ये गोल्ड से भी ऊपर है। तो ये आने वाले दिन नॉर्थ ईस्ट रीजन का, खास करके त्रिपुरा असम तो है ही, त्रिपुरा की फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहा साहब, तमांग साहब, कॉनराड संगमा जी और सिंधिया साहब, थैंक यू सो वेरी मच।